अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। हम इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर बेसिकली कंप्यूटर के दो मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल और सेकेंडली जो हम मॉडल पढ़ेंगे दैट इज पीयर टू पीयर मॉडल। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि हमें नेटवर्क की तरफ से कौन से दो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं दैट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फिजिकल एंड द लॉजिकल डाटा ऑफ द कंप्यूटर। हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मॉडल की अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है जब काम करता है तो उसके काम करने का जो वर्किंग स्टाइल है दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में वी हैव टू मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वो दो नेटवर्क मॉडल कौन कौन से हैं जी? उनमें से पहला जो है दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल and second one is peer to peer model। peer to peer model जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो इशू। ओके, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है स्टूडेंट्स? जब हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। डेडिकेटेड नेटवर्क सर्वर। ओके, अब इसके अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर वी हैव टू सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं जी, यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं client and server। These are the two computers actually। क्लाइंट भी एक मशीन का नाम है और सर्वर भी एक मशीन का नाम है, बट दोनों का जो रिसोर्सेज का फर्क है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइंट जो है बेसिकली जो क्लाइंट होता है दैट इज यू कैन से दैट अ स्मॉल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर। इसका साइज छोटा होता है और सर्वर जो है दैट इज अ लार्ज कंप्यूटर, लार्ज साइज्ड कंप्यूटर। बट ये 100% और हर बार जरूरी नहीं है कि इसका साइज थोड़ा होगा और इसका साइज ज्यादा होगा, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। बिकॉज इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जी जो क्लाइंट सिस्टम है वो एक मशीन होगी और वो एक छोटा सिस्टम होगा। नो, इसका मतलब हरगिज बिल्कुल भी ये नहीं है। हाँ, मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिख दिया कि एक स्मॉल कंप्यूटर होगा, ये एक लार्ज साइज कंप्यूटर होगा। ये जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। हार्डवेयर भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, प्लस ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। आप उसको भी अक्सर क्लाइंट मॉडल कहते हैं। मैं अभी उसको डिस्कस करूंगा, जब एलैबोरेट करूंगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो है ये मोस्टली केसेस में एक हार्डवेयर ही होता है और बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं। अगर ऐसा हुआ भी तो आप एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। सो दैट्स व्हाई अगर आप इसको हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। पर अभी फिलहाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं, ये सिर्फ हार्डवेयर होगा जो सर्वर की जब हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लाइंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जो एक छोटा कंप्यूटर होगा और एक अपने बड़े कंप्यूटर को, एक रिमोट कंप्यूटर को ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजा करेगा। हर बार जब भी इसको किसी किस्म की कोई क्यूरी है, इसने कोई क्वेश्चन पूछना है, इसको किसी चीज की जरूरत है, किसी फाइल की जरूरत है जो कि उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो अपने एक सीनियर कंप्यूटर से वो चीज की रिक्वेस्ट करेगा कि काइंडली मुझे ये चीज आप सेंड कर दें। और वो सीनियर कंप्यूटर कौन सा होगा? दैट विल बी अ सर्वर। वो एक सर्वर कंप्यूटर होगा जिससे हम वो चीज की रिक्वेस्ट करवाएंगे अपने क्लाइंट सिस्टम से। इसी तरह से अगर वो सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर भी यही करता है कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा अपने सीनियर एक हार्डवेयर कंप्यूटर को, जिससे वो उस चीज की रिक्वेस्ट करके उसको मंगवा लेगा। वो एक फाइल हो सकती है, वो एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो एक ऑडियो क्लिप हो सकता है, वो एक वीडियो क्लिप हो सकता है, या इसके अलावा मैनी मोर थिंग्स। जितनी भी टाइप्स ऑफ डाटा है उनमें से वो कोई भी एक चीज हो सकती है। वो एक वेब पेज की जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, वो उसको फर्स्ट किया जी किसी फंक्शनैलिटी या फीचर के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसको बेसिकली हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। इसमें जो हमारा क्लाइंट होता है वो एज अ टर्मिनल बिहेव करता है, यानी कि ये एक छोटा कंप्यूटर है और एक साइड पे ये एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी को रिक्वेस्ट करेगा। और जबकि सर्वर जो होता है हमारे पास ये एक रिमोट कंप्यूटर होता है और ये इसको हम लोग होस्ट भी कहते हैं कि ये हमारा होस्ट होता है जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। और अगर वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस कर सकता है तो वो उसको प्रोसेस भी करेगा, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देगा। इट मींस दैट वो रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो भेजेगा। ओके, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें सपोज कर ले कि जी यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसके साथ यहाँ पर उसका एक डेटाबेस है। मींस कि आप उसको सीपीयू भी कह सकते हैं क्योंकि सीपीयू में डेफिनेटली यही सब चीजें होती हैं। ओके, तो वो क्या करेगा जी, अब हमारे पास इसके साथ जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो इसके साथ अटैच्ड होंगे। आप उसको एक अलग साइड पे बना लें, ड्रॉ कर लें साथ में,
जब भी ये क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, तो आपको लाजमी तौर पे इसकी ये डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है, चाहे ये शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए। अब देखें, ये जो सिस्टम है वो इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये भी इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है और ये भी इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो दीज आर द थ्री कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद दिस सर्वर एंड दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल नेटवर्क। ये सारे मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसी फिगर आएगी तो उसका मतलब आप खुद ही समझिएगा कि ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क के बगैर ना तो कोई क्लाइंट किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है और ना ही सर्वर उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस कर सकता है। तो जब किसी भी चीज की इसको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो अगर वो उस चीज को प्रोसेस कर सकता है, सपोज उसके पास एबिलिटी है, सपोज इसने एक फाइल रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे फलान नंबर फाइल है, मुझे काइंडली वो जरा भेज दीजिए, तो अगर इसके पास वो फाइल मौजूद होगी तो वो रिस्पॉन्स बैक में इसको वापस मिल जाएगी। इसी तरह से इसने एक वेब पेज की रिक्वेस्ट की, सपोज इसने हमने क्लाइंट सिस्टम को हम इस्तेमाल कर रहे थे और मैंने एज अ बीइंग अ यूजर मैंने क्या किया, मैंने किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट की, सपोज campus.pk की वेबसाइट की मैंने रिक्वेस्ट की, तो वो मेरे क्लाइंट सिस्टम से, क्योंकि मैं तो क्लाइंट हूं, मैं तो एक यूजर हूं, उसका एक व्यूअर हूं, तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी campus.pk के सर्वर के पास, जहां पे उनका डेटाबेस पड़ा हुआ है, जहां पे आप स्टूडेंट्स का, हम टीचर्स का, सबका डाटा पड़ा हुआ है। उस सिस्टम के ऊपर वो एक मेन सिस्टम होता है जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके पास मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, जिसके पास स्पेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। अगर वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो देखेगा कि भाई ये यूजर जो है ये तो मेरी ही डोमेन के अंदर आ रहा है और ये मेरे वेब पेज को व्यू कर सकता है, सपोज अगर वो कर सकता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो वेब पेज हमें वापस भेज देगा। मैंने सपोज यहाँ से www.something.campus लिख लेते हैं जी, campus.pk, मैंने इसकी रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट फौरन इसके पास जाएगी और ये मुझे वो वेबसाइट जहां पर इनके कंटेंट्स, इनके लेक्चर्स, वो सारी चीजें मौजूद हैं, वो हमें मिल जाएंगी। इसी तरह से ये एक सिस्टम है, सपोज इसको एक फाइल चाहिए, इसको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट इसको करेगा और वो रिस्पॉन्स बैक में उसको वो वाला डॉक्यूमेंट भेज देगा। इट मींस दैट इसको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछना है, कोई किसी चीज की जरूरत है, या इसके सपोज एक फाइल इसने अपने अंदर स्टोर करनी है बट इसके पास मेमोरी एरिया नहीं है, तो वो भी इसको भेज सकता है कि काइंडली आप स्टोर कर लें, बाद में आपसे ले लूंगा, क्योंकि आप मेरे सीनियर कंप्यूटर हो, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे ये चीज चाहिए। तो एट दैट टाइम दिस सिस्टम विल हेल्प दैट सिस्टम। ओके, तो ये उसकी क्यूरी को रिजोल्व करेगा और रिस्पॉन्स बैक में उसको बताएगा कि भाई मैंने ये आपका कलाम इस तरह से कर दिया है। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसका आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ में इसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि पावर ज्यादा है, ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ में इससे बिल्कुल छोटा है, और एक टर्मिनल कंप्यूटर है जो कि रिक्वेस्ट भेज सकता है, जस्ट उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, उसको खुद से रिजोल्व नहीं कर सकता। इसको कोई भी क्वेश्चन है, इसको किसी भी तरह की डिफिकल्टी हर्डल है, तो वो उसको खुद से रिजोल्व नहीं कर पाएगा, उसको हमेशा एक सीनियर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, सेकेंडली स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो है एक सेकेंड आप कह सकते हैं कि मॉडल है, दैट इज पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल में जितने भी कंप्यूटर्स आपस में अटैच होते हैं वो सारे एक ही लेवल के होते हैं। मतलब इसमें जितने भी आप कंप्यूटर्स यूज करोगे, जितने भी आप लोग टर्मिनल्स यूज करोगे, आर एट सेम लेवल, दीज आर एट सेम लेवल, वो एक ही लेवल के कंप्यूटर हैं, किसी को किसी के ऊपर बर्तरी हासिल नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से सीनियर नहीं है, लेकिन ये है कि सबका जो काम करने का नेचर है वो डिफरेंट है। मतलब इसके पास सिर्फ ये है कि ये फाइल्स को संभाल सकता है, सिर्फ इसके पास ये है कि ये वेब पेजेस की क्यूरी रिजोल्व कर सकता है, ये है कि जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को डील कर सकता है, और ये है कि इसके पास एक मेमोरी एरिया है, अगर किसी को इसका मेमोरी एक्सेस करनी है तो वो उसकी मेमोरी एक्सेस करके उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये सारे एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोई भी सिस्टम बड़ा नहीं है। इसमें सारे कंप्यूटर जो हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं वो ऑल जो हैं, जितने भी हैं वो सारे क्या है, टर्मिनल्स होंगे, वो सारे खुद ही अपने होस्ट हैं और खुद ही क्या है जी, वो टर्मिनल्स हैं। ओके, इनके पास स्पेस एरिया, इनके पास फाइल की स्टोरेज, इनके पास हर चीज जो रिसोर्सेज में है वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होती है। इसकी एक लाइन पढ़ता हूं, ऑल कंप्यूटर्स इन अ पीयर टू पीयर अरेंजमेंट हैव इक्वल स्टेटस, नो वन हैज कंट्रोल ओवर अदर्स, यानी कि इन सब में हमारे पास जो स्टेटस होगा वो इक्वल होगा, इक्वल स्टेटस होगा जी हर कंप्यूटर का, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी के ऊपर बर्तर नहीं है। With all fields and peripheral devices distributed across several computers, users share each other's data devices as needed. सिर्फ ये क्या करेंगे,
डिवाइसेस जो है सारी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी किसको, डाटा को शेयर करने के लिए जस्ट इनको बनाया गया है ताकि ये आपस में एक नेटवर्क की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, कन्वर्सेशन कर सके, और अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वो एक दूसरे से आप उसमें उसको रिक्वेस्ट भेजकर तो उसको चीज को मंगवा ले। यानी कि एनी टाइम ये कंप्यूटर इससे भी कांटेक्ट कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, अपने नेबर कंप्यूटर से भी कर सकता है और अपने सामने वाले से भी कर सकता है। इसी तरह से ये मॉडल जो है वो काम करता है। मैं इसकी एक पिक्चर आपको दिखा देता हूँ जिससे थोड़ी सी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जी, ये हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, दैट इज डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। ओके, इसमें एक कंप्यूटर है हमारे पास, वो भी इटसेल्फ एक कंप्यूटर है, वो भी एक मशीन है, एक हार्डवेयर है। तो वो क्या कर रहा है जी, वो दोनों क्लाइंट सिस्टम्स को क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। अगर उसको किसी भी चीज की उसके क्लाइंट्स को जरूरत पड़ गई है तो वो उनको डील करेगा, उनको उस चीज का अरेंज करके देगा, जैसे भी करे कि वो सीनियर कंप्यूटर, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने दोनों क्लाइंट्स को, या अगर हमने मल्टीपल कंप्यूटर के साथ अटैच किए हुए हैं तो उन सबको फैसिलिटेट करे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करे, किसी भी चीज की जरूरत है तो उससे रिगार्डिंग वो डाटा उसको अरेंज करके दे। उसके पास क्योंकि डेटाबेस जो है वो बड़ी मकदार में मौजूद होता है, उसके पास तमाम कस्टमर्स के, तमाम क्लाइंट्स के, तमाम जो है सबमिटर्स के, तमाम रजिस्टर्ड अकाउंट्स के उसके पास सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। उनका आगे जितने भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि उनके पास उनका जो नेम है, उनके आप कह सकते हैं कि एनआईसी नंबर्स हैं, उनके पास उनके मोबाइल नंबर्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, वो जितने भी कस्टमर्स की ये डिटेल्स हैं या क्लाइंट्स की डिटेल्स हैं, वो सारी जो है वो सर्वर कंप्यूटर के पास क्योंकि मौजूद होती है, तो क्या करता है कि वो क्लाइंट सिस्टम के ऊपर बर्डन नहीं डालता, वो सारी चीज अपने पास ही रखता है। लेकिन उनको ये कहता है कि भाई आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप एनी टाइम मुझसे रिक्वेस्ट करो, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। और इस चीज में वो क्या करता है कि जी वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल है, डाटा सारा कॉन्फिडेंशियल रखता है, इनका डाटा कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, और हर तरह की जो जिम्मेदारी है उसको भरपूर तरीके से निभाता है। आप इसमें ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम को किसी कंप्यूटर ने अपने दूसरे कंप्यूटर से अपना डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, सीक्रेट रखना है, तो वो क्लाइंट जो सर्वर कंप्यूटर है उसके पास अगर वो डाटा पड़ा भी रहेगा तो वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ये बेसिकली जो है उनके जब एमओयू साइन होते हैं, जब उनके आपस में प्रोटोकॉल्स साइन होते हैं, तो उसमें ये चीज बेसिकली वो क्या कर देते हैं जी, तय कर देते हैं कभी भी आप जो क्लाइंट सिस्टम है उसकी उसकी इजाजत के बगैर, क्लाइंट के पास वैसे अथॉरिटी नहीं है लेकिन क्लाइंट की इजाजत के बगैर उसका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। बट अगर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें तो इसमें किसी हद तक ये होता है क्योंकि सारे कंप्यूटर जो हैं उनको जो है वो अपने सीनियर कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर है उसके साथ उसका उसके ऊपर भरोसा होता है, उसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि भाई आप जो है वो जो भी करोगे सही करोगे, और इस नेटवर्क से एटलीस्ट डाटा बाहर नहीं जाएगा। सो उस नेटवर्क से डाटा कभी भी बाहर नहीं जाता। सो ये था जी आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी एट ऑन द स्क्रीन के हमारे पास एक पीयर टू पीयर मॉडल है जिसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो कंप्यूटर होंगे, उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच हो सकते हैं। मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाई तो उसमें मैंने 4 कंप्यूटर्स को आपस में अटैच किया एज पर द बुक के अकॉर्डिंगली। और अगर हम बात करें एक पीयर टू पीयर मॉडल की तो इसमें 3 कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, इसमें एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, और इसमें मोर देन 4 कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल नेटवर्क, वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, और सब जो कंप्यूटर्स हैं वो उनका स्टेटस जो है वो सेम है। किसी का रैंक बड़ा नहीं है, किसी का रैंक छोटा नहीं है, सबका रैंक सेम है, और उनके पास रिसोर्सेज की जो आप कह सकते हैं कि पावर है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, और वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। किसी भी तरह की फाइल की ट्रांसफरिंग का डाटा जो है, अगर उनको किसी चीज की रिक्वेस्ट करनी है तो वो अपने पेयर टू पेयर मॉडल में जो भी कंप्यूटर साथ अटैच है उसको वो रिक्वेस्ट भेजकर तो वो चीज वहां से मंगवाई जा सकती है। दैट इज कॉल्ड एज पेयर टू पेयर मॉडल। सो माय डियर स्टूडेंट ये था जी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। अब उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारे पास जस्ट 2 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। दीज आर द एक्चुअली लैटिन टर्म्स। हम इनको देख लेते हैं कि जी ये कौन कौन से हैं हमारे पास स्टैंडर्ड्स। पहले वाला है जी डिफैक्टो स्टैंडर्ड, डिफैक्टो, एंड सेकंड वन इज डी ज्यूरी, डी ज्यूरी स्टैंडर्ड। दीज आर द 2 स्टैंडर्ड्स। ओके, डिफैक्टो स्टैंडर्ड जो है इट मींस दैट इन फैक्ट, डिफैक्टो मींस यानी कि इस वर्ड का जो मतलब है इसका मतलब होगा इन फैक्ट, और डी ज्यूरी मींस होता है बाय लॉ। यहीं से इनका डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा कि डिफैक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफैक्टो स्टैंडर्ड जो है यूज करती है। और स्टैंडर्ड इटसेल्फ क्या चीज है? डिफैक्टो जो है सॉरी जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं
ये बेसिकली कुछ स्पेक्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, आप कह सकते हैं किस चीज की जी, स्पेसिफिकेशंस हैं ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की, कि किस डिवाइस के पास कितनी बेसिकली स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज। आप जैसे कि कह सकते हैं कि किसी की रैम क्या है, हार्ड डिस्क का साइज क्या है, उसके अंदर मदरबोर्ड जो है वो कौन से मॉडल का यूज किया गया है, उसके अंदर जो है वो चिप जो है वो कौन से मॉडल की यूज की गई है, उसके अंदर जो है वो आपने ड्राइव्स कौन सी यूज की है, एक्सपेंशन स्लॉट्स की डिटेल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी हार्डवेयर की डिटेल्स उसके पास मौजूद होती हैं। इसके अंदर ड्राइवर्स कौन कौन से मौजूद हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी एबिलिटी हमारे पास मौजूद है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी तरह की, इस तरह की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है, हार्डवेयर की हो इवन वो सॉफ्टवेयर की हो, स्टूडेंट्स बेटे वो दोनों की स्पेसिफिकेशन जो है उस चीज को वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में बेसिकली लिखी होती है, और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। और वही नेटवर्क स्टैंडर्ड जो है वो हर किसी भी तरह की जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस्तेमाल करती है। अगर हम बात करें डिफैक्टो, तो ये प्योर, जिसका मतलब है इन फैक्ट, और ये दोनों जो है ये लैटिन टर्म्स हैं, याद रखिएगा, लैटिन टर्म्स। ये हमारी इंग्लिश की टर्म्स नहीं है, लेकिन इनको बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, बट फिर भी लैटिन टर्म है, और इनका जो असल मतलब है वो बताने के लिए बेसिकली हम ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। तो डिफैक्टो मींस इन फैक्ट एंड डी ज्यूरी मींस बाय लॉ। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड वो डिफैक्टो स्टैंडर्ड यूज करती हैं अपना ओन प्राइवेट सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर उनका एक प्राइवेट बिजनेस है, अगर उस कंपनी के जस्ट कुछ ही ब्रांचेस हैं और वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल नेटवर्क, इवन वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, या वो वाइड एरिया नेटवर्क, अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है तो वो क्या करेंगी, डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उन्हीं को शेयर करते हुए वो डाटा का एक्सचेंज करेंगे, डाटा को मैनिपुलेट करेंगे और डाटा को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर हम सेकेंडली बात करें डी ज्यूरी स्टैंडर्ड्स की, तो इसको जो है वो बाय लॉ बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज जो हैं वो इसको स्टैब्लिश करती हैं। वो गवर्निंग बॉडीज कौन सी हैं, जो इसको हेड कर रही होती हैं, जो इसको लीड कर रही होती हैं, उसमें हमारे पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है। मैं वो लिस्ट आपसे शेयर कर देता हूं कि de jure means according to law or regulation. The network again governing body have properly approved the standards. Few of these governing bodies are, वो कुछ governing bodies जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उनमें से सबसे पहले है जी ANSI, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI stands for अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, ये बेटे आपको एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है कि एनसी स्टैंड्स फॉर, IEEE स्टैंड्स फॉर एंड मेनी मोर जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पर नाम है, वो आपको एमसीक्यूज में उनकी एब्रीविएशंस के बारे में पूछा जा सकता है। आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि जी हम कौन सी दो लैटिन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि नेटवर्क स्टैंडर्ड कितनी तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं जी, एक डिफैक्टो है, एक डी ज्यूरे है। ओके, इसके अलावा जो है वो डी ज्यूरी का मीनिंग पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डी ज्यूरी जो है वो क्या चीज है, जो डिफैक्टो स्टैंडर्ड है वो क्या चीज है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की हेडिंग के अगेंस्ट आपको ये हेडिंग भी आ सकती है कि व्हाट इज डिफैक्टो एंड डी ज्यूरी स्टैंडर्ड्स। आपको पता नहीं चलेगा ये क्या चीज है, तो इसलिए इस तरह से आपने नेटवर्क मॉडल की हेडिंग में साथ ही इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ताकि भाई आपको इसका अलग से आइडिया हो कि ये क्या चीज है। ओके, आंसर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसके अलावा द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, IEEE, ये भी एक अदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन स्टैंडर्ड्स को बनाने में हेल्प आउट करती है पूरे वर्ल्ड की। इसके अलावा जी है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, इनकी फॉर्मेशन कब हुई, इनकी जो है वो मीटिंग्स कब होती हैं, इन चीजों के बारे में क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पर नहीं, लेकिन हर क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अभी सिर्फ आप इनकी एब्रिविएशंस याद करेंगे और इसकी ये लिस्ट जो है कि कौन सी गवर्निंग बॉडी जो है वो उन चीजों को लीड करती है, आप जस्ट वो याद करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन, ITUT, ये आप इसको याद करेंगे जी। इसके अलावा द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज। ओके, इसको हम करेंगे एसोसिएट, सॉरी नो एसोसिएशन आ जाएगा यहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस। एंड इसके अलावा है जी टेलीकॉर्डिया, द लास्ट वन इज टेलकॉर्डिया। ओके, तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस
जो क्या करते हैं, जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बनाने में मदद करते हैं। मतलब जितने भी डिजूरी टाइप के स्टैंडर्ड्स होंगे, उनकी फॉर्मेशन जो है वो कुछ गवर्निंग बॉडीज करेंगी। मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सारी चीजों को मैनेज कर रही होती है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली चले बात कर लेते हैं कि हमारे पास पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर या मुख्तलिफ किसी भी प्रोविंस के अंदर जो सब चीजों को हैंडल कर रहा होता है वो एक अदारा है। ओके, जो आपके, जिसको आप बोर्ड कहते हो कि भाई जो है इस्लामाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, कराची बोर्ड, तो ये जो सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये आपकी गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि आपकी एजुकेशनल डिसीजंस को टेक ओवर करते हैं। जो इनको जितने भी तरह के डिसीजंस या जितने भी तरह के फैसले होते हैं इनके दरमियान में, वो सारे यही करते हैं। इसके अलावा एचईसी, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो इसको अरेंज करते हैं, वो इसको मैनेज करते हैं सब चीजों को। तो दीज आर द गवर्निंग बॉडीज कि जो आपको गवर्न कर रही हैं, जो आपको लीड कर रही हैं। सो ये था जी हमारा आज का नेटवर्क मॉडल एंड नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।